रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने कैंसर में होने वाली थेरेपियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, बायोप्सी और इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बायोप्सी एक नॉर्मल सर्जरी की प्रक्रिया है जिसमें शरीर के कैंसर प्रभावित हिस्से से कुछ कोशिकाओं का नमूना लेकर उसकी जांच से कैंसर की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल उपचार की प्रतिक्रिया निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, कैंसर एक जानलेवा बीमारी कही जाती है और ऐसे में मैंने देखा है कि आपके यहाँ तमाम मरीज आकर जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे वो सही हो गए हैं। उसके बारे में थोड़ा सा कैंसर के बारे में बता दीजिए और क्या नई टेक्निक्स आई हैं उसके बारे ठीक है। एक तो आपने सही कहा, आजकल जो है कैंसर एक बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है। आजकल अगर हम कैंसर के बारे में कहें तो करीबन 70 से 80% पेशेंट्स अगर हम लोग के पास समय पे आ जाते हैं तो हम लोग उनको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। में। कुछ कैंसर्स ऑपरेशन से ठीक होते हैं, कुछ कैंसर्स में रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, कुछ कैंसर्स में कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। कई कैंसर्स में मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम ये तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट में उपलब्ध हैं और आजकल हम अपनी ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम मरीज़ों का ठीक से इलाज कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही हमारे पास एक एक इंटरेस्टिंग केस आया था जिसको हड्डी का कैंसर था, बोन ट्यूमर जिसको कहते हैं। और पेशेंट मुरादाबाद का था, उसको यहाँ पे कोहनी की हड्डी में कैंसर था। तो हर जगह उसको बता दिया गया था कि आपका पैर नहीं बचेगा और हर जगह ये उससे कहा गया था कि हम आपका पैर काटेंगे, पैर काट के जो है ही आपकी जान बच सकती है। बट हम लोग ने ये किया कि उसमें हम लोग ने पहले कीमोथेरेपी दी, कीमोथेरेपी दे के उसको छोटा किया, ऑपरेशन करके हड्डी समेत पूरा कैंसर निकाला। और एक नया प्रोसेस एक आ गई है, एक इम्प्लांट आता है टाइटेनियम का, तो वो उसके पैर पे हमने उसका इम्प्लांट लगाया, नई तरीके से हमने उसका नी जॉइंट बनाया और आज की तारीख में मरीज़ पूरी तरह से ठीक है। बड़ी खुशी होती होगी जब इस तरीके की केसेस से किसी की जान बचती है, क्योंकि डॉक्टर को धरती का भगवान भी कहा जाता है। जी, जी, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। और आम तौर पे जब कैंसर का मरीज़ जो है हम से मिलता है, वो हम लोग को कई बार हमने देखा है कि वो हम लोग को चिट्ठी लिख के भेजता है या कभी फॉलोअप ओपीडी में आता है तो हम लोग को मिठाई लेके आता है। तो ये सब चीज़ें देख के हमको बहुत अच्छा लगता है कि जैसे लगता है कि हम लोग ने जो भी काम किया, पेशेंट ने जो मेहनत करी, जो हमारे अस्पताल ने मेहनत करी, वो मेहनत कहीं न कहीं सफल रही। सफलता जब आपको अपने आँखों के सामने दिखाई देगी तो अच्छी तो लगती है। इस तरीके के मरीज़ कहीं न कहीं परिवार के सदस्य की तरह हो जाते हैं, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, परिवार के सदस्य की तरह हो जाते हैं। मरीज़ों के पास हमारे फ़ोन नंबर भी रहते हैं। कभी वो अपने कई मरीज़ तो अपनी जो है घर में कोई शादी हो रही हो, कोई फ़ंक्शन हो रहा हो या अगर हम उनके शहर से गुज़र रहे हों, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे मरीज़ों के घर जाएँ, हम उनके घर से मिलें ताकि हम संपर्क अपना और बढ़ाएँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि वो इस जानलेवा बीमारी से बच सकें, कैंसर की बीमारी से दूर रहें? जी, लोगों के लिए हमारे लिए मैसेज ये रहेगा कि एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कैंसर कॉज़ करती हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। जो नहीं होती वो जैसे जीन्स हैं, हमारे डीएनए है, कहीं न कहीं अगर हमारे डीएनए में है कि अगर कैंसर होना है, तो कभी-कभी हम उसको बचाव नहीं कर सकते उसका। बट हमें इस बात पे फ़ोकस करना है कि हम कौन-सी चीज़ ऐसी है जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो चीज़ ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊँगा, उसमें सबसे पहले तो हैबिट्स है। मुँह का कैंसर है, इसोफेगस का कैंसर है, लंग का कैंसर है, पेशाब की थैली का कैंसर है, ये सब स्मोकिंग की वजह से होता है। तो कम से कम जो हम चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, वो हम अवॉइड करनी चाहिए। आप हमको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हमको तंबाकू नहीं खाना चाहिए, हमको गुटखा मसाला का कोई सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, हमको अपनी हेल्थ का और तरीके से ध्यान रखना चाहिए। हम कोशिश करना चाहिए कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, हम मोटे ना हों, हम रेगुलर फॉर्म में एक्सरसाइज करते रहें। ये सब चीज़ें भी कंट्रोल में रहती हैं, तो आने वाले समय में कई कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, पेट का कैंसर है, ये सब चीज़ें जो है लाइफ़स्टाइल फैक्टर से भी संबंधित होती हैं। तो इन चीज़ों पे हम कंट्रोल करके इन हम कैंसरों से बच सकते हैं। एक चीज़ और देखने में आई, बहुत सारे लोगों से ये सुनने में मिलता है कि सर हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं, ना ड्रिंक करते हैं, ना स्मोकिंग करते हैं, नॉन-वेज भी नहीं खाते हैं, सादा हुँ। खाना खाते हैं, उसके बावजूद उनको कैंसर की बीमारी, उसके पीछे क्या रीज़न उसके लगता पीछे वही मैंने आपसे कहा, जो एनवायरनमेंट है हमारा, आजकल हम जहाँ जैसे रह रहे हैं, हम जहाँ साँस ले रहे हैं, वो साँस जो अभी हम मैं जैसे साँस ले रहा हूँ, आप साँस ले रहे हैं, तो ये पॉल्यूटेड एयर है। वही है, आप गाँव में जाएँगे और शहर में जाएँगे, आप जानते हैं कि शहर का पॉल्यूशन और गाँव का पॉल्यूशन कैसा है। इसको हम लोग की भाषा में इसको हम लोग पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। एक होता है एक्टिव स्मोकिंग जिसमें हम खुद बीड़ी पी रहे हैं, एक होता है पैसिव स्मोकिंग जिसमें हमारे सामने वाला बीड़ी पी रहा है, एक होती है टर्शरी स्मोकिंग
जो हम आसपास का जो धुआं है, जो पोल्यूशन है, वो तो हमें लेना ही है, मजबूरी तो है ही, हम अपनी सांस थोड़ी ना रोकेंगे। तो इस तरह से किसी न किसी फॉर्म में पोल्यूशन हमारे शरीर में जाते हैं। आजकल आप लोग ने कितने वीडियो देखे होंगे, आप लोग मीडिया से हैं, कि खाने में कितनी मिलावटें होती हैं। जो खाना बन रहा है, जो पहुंच जा रही है, उसमें तरह तरह के पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, तभी अनाज की उपज होती है। तो जो हम खा रहे हैं, जो हम सूंघ रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, चूँकि वो चीज़ें शुद्ध नहीं हैं, तो इनकी वजह से भी कैंसर होता है। और जानना चाहिए कि परिवार के किसी सदस्य को अगर कैंसर है, लोग उसके साथ रहते हैं, उसके संग में दिनचर्या बिताते हैं, उसका जूठा भी खाते हैं तमाम लोग, तो क्या ऐसे में उनको भी कैंसर की संभावना रहती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। ये कोरोना या HIV वगैरह नहीं है ये कैंसर है। कैंसर में कोई भी छूत से, आप चाहे उनका झूठा खाना खाएँ, चाहे आप उनके संग रहें, चाहे आप उनकी ड्रेसिंग करें, आप उनकी सेवा करें, आप उनकी मालिश करें, आप उनकी पट्टी करें, तो छूने से कैंसर नहीं फैलता है। मैम अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चीना है और मैं यहाँ रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट में ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हूँ। और हम लोग यहाँ पर कैंसर रिलेटेड सभी जांचें करते हैं। इसमें से सबसे अहम जांच होती है बायोप्सी की जांच, जिससे हम लोगों को एकदम एक्यूरेटली पता चल जाता है कि किस तरीके का कैंसर है पेशेंट को। तो चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चमड़ी का कैंसर हो, कोई गांठ हो शरीर में, या फिर लंग्स का कैंसर है ना, पेट में गॉल ब्लैडर का कैंसर है, अंदर कोई गांठ बन रही है पेट में, या बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, या ओवरीज का कैंसर है, या पेट में पानी भर रहा है कैंसर की वजह से, या कोई लिम्फ नोड्स का कैंसर है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को बायोप्सी की जांच या अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो सकती है, CT गाइडेड हो सकती है, उससे हमें टिश्यू देख के डायग्नोसिस बनाते हैं। आजकल एक एडवांस टेक्नोलॉजी है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जो हम यहाँ रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट में करते हैं। कई बारी कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, जो बायोप्सी की जांच पे क्लियर कट नहीं समझ में आते हैं कि किस तरीके का कैंसर है। उसकी हम लोग WHO टाइपिंग करते हैं, WHO क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो हम नहीं कर पाते हैं कई बार कुछ बिगड़े हुए कैंसर्स में। तो उन पेशेंट्स में हम लोगों को इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री नाम की जांच करानी पड़ती है। थोड़ी महंगी जांच है, इंडिया में कुछ ही सेंटर्स हैं जो करते हैं। यहाँ हम बरेली में रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट में ये सारी जांचें करते हैं। इसमें हम लोग स्पेशल दवाई डाल के देखते हैं अलग अलग टाइप की, और हमारे पास उस तरीके की कम से कम यहाँ पे 65 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं, जो हम अलग अलग कैंसर्स में डाल के उनकी टाइपिंग करते हैं WHO क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स के हिसाब से। उसके अलावा उसके बाद हम लोग एक फाइनल डायग्नोसिस देते हैं मरीज़ का, ट्यूमर का, टू द ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड देन द ट्रीटमेंट प्रोसीड्स। फिर उसके बाद हम लोग और भी यहाँ पे जांचें कर रहे हैं, जैसे कि जब पेशेंट का पूरा ट्यूमर निकलता है शरीर में से, रेडिकल सर्जरी है, बड़ी सर्जरी करके पूरा हिस्सा निकाला जाता है, तो उसकी हम स्टेजिंग करते हैं। उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल TNM क्लासिफिकेशन। तो वो हम लोग पैथोलॉजिकल TNM स्टेजिंग करते हैं लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक, जो आपको पूरे विश्व में जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं जो फॉलो होती हैं, उसके मुताबिक हम लोग पैथोलॉजिकल TNM देते हैं। हम लोग लेटेस्ट कैप प्रोटोकॉल्स, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, उन्हीं की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, और उससे हम लोग एक पैथोलॉजिकल TNM बताते हैं, जिसके आगे क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल TNM मिला के क्लिनिशियन जो है आपके सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करेक्ट स्टेजिंग बताते हैं पेशेंट की, और आगे फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पैथोलॉजी की सही जांच। और कई लोगों को भ्रांति होती है कि सुई की जांच से, पैथोलॉजी की जांच से जो है ट्यूमर छिड़ जाता है या फैल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, और कोई भी ट्यूमर ऐसा नहीं है शरीर में जो उससे फैले। आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह करें और सही और सटीक जांच कराएं और सही रिपोर्ट पाएं। एक डॉक्टर होने के साथ साथ आप एक महिला भी हैं, और महिलाओं में किस तरीके के कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं? महिलाएं क्योंकि बहुत सारी घरेलू महिलाएं होती हैं, और बहुत बार उसको इग्नोर कर देती है, उसका किस तरीके का? तो हमने बिल्कुल देखे हैं ऐसे मरीज़ जो कई बार इग्नोर कर देते हैं अपने लक्षण को, महिला हैं, बता नहीं पाती हैं किसी को। तो एक तो स्तन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है, एंड सर्वाइकल बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जो ये 2 कैंसर हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।
इनमें ब्रेस्ट कैंसर में सुई की जांच की बायोप्सी होती है, उसको कहते हैं कोर नीडल बायोप्सी। आजकल ज़रूरी नहीं है कि पहली ही सिटिंग में आपका हम ऑपरेशन करें या ऑन्कोलॉजिस्ट आपका ऑपरेशन करे। वो सबसे पहले करते हैं कोर नीडल बायोप्सी, जो आप ओपीडी में जब दिखाने जाते हैं तभी हाथ की हाथ हो जाता है, तो उसमें कोई स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है, कोई बेहोशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उस कोर बायोप्सी से पैथोलॉजिस्ट हम लोग आपकी सही ट्यूमर की डायग्नोसिस दे सकते हैं। और उसके अलावा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, जिसमें भी अगर ज़ख्म ज़्यादा है तो ओपीडी में ही जो है टिश्यू निकाल लिया जाता है, उसको कहते हैं पंच बायोप्सी। तो एक पंच बायोप्सी का टिश्यू निकाल लिया जाता है, जिससे कि पैथोलॉजी की सटीक जांच हो सकती है और बहुत ही जल्दी इनकी पकड़ में आ जाते हैं और सर्जरी के बाद इनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। और तो अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है ही। ये माना जाए कि ये जो दोनों कैंसर आपने बताया, स्तन कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर, इसका इलाज है इलाज नहीं है, और इसके बाद जो मरीज है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है? तो वो डिपेंड करता है आपकी स्टेज पे और आपके जैसे मैंने कहा पैथोलॉजिकल टीएनएम स्टेजिंग और क्लिनिकल टीएनएम स्टेजिंग के ऊपर। तो अगर अर्ली स्टेज है तो उसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और अगर लेट स्टेज है तो उसमें आगे एडिशनल थेरेपी जैसे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो अगर आपको शरीर में कोई भी गांठ है, अपना जो है एनुअली आप लोग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है वो करें। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में आप लोगों को अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के साथ साथ जो बगल की गांठें हैं उनकी भी दबा के जो है जांच कर लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, देख लें कि कोई गांठ तो नहीं उत्पन्न हो रही है। तो अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर पेशेंट करता है या कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल, कोई भी महिला अगर करती है, सभी को करना चाहिए ये, क्योंकि कई बार कोई गांठ है हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपकी वो गांठ सख्त है बहुत ज़्यादा, है ना, और दर्द नहीं है उसमें, और कहीं जो है मवाद या खून पड़ रहा है और वो वक्त के साथ साथ बढ़े और जल्दी से बढ़ रही है, तो आपको तुरंत जो है ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मैं डॉक्टर लक्ष्मण पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, कैंसर डिपार्टमेंट में रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। आप जानना चाहेंगे रेडियोथेरेपी के बारे में, किस तरीके से आप कैंसर के पेशेंट का रेडियोथेरेपी के जरिए इलाज करते हैं? और क्योंकि लोगों में एक भ्रांति भी है, डर भी रहता है कि थेरेपी होगी, रेडियोथेरेपी, तो तमाम तरीके का उनको डर बना रहता है, उसके बारे में। मुख्यतः रेडियोथेरेपी का लगभग अगर हम बात करें तो सर से लेके पाँव तक, है ना, किसी भी कैंसर में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, कई बार इसको ऑपरेशन के बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है, कई बार मरीज को सिर्फ रेडियोथेरेपी के साथ भी ठीक किया जा सकता है, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। जिस भाग का हम रेडियोथेरेपी करते हैं उसमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम मुंह के भाग का या हेड एंड नेक के पार्ट का अगर हम रेडियोथेरेपी करते हैं तो मुंह में या गले में थोड़े छाले पड़ जाते हैं, थोड़े स्किन रिएक्शंस आते हैं, लेकिन सिकाई ख़त्म होने के बाद मरीज़ पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है और साथ के साथ ये जो साइड इफ़ेक्ट छाले और बाकी चीज़ें रहती हैं वो ठीक हो जाती हैं। सो रेडियोथेरेपी से एज सच कोई घबराने की बात नहीं है, ये हमारी मदद करती है कैंसर के इलाज में। पेशेंट हैं रेडियोथेरेपी के बाद ये माना जाएगा सही समय पे आ जाते हैं तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ कैंसर होते हैं जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इसमें अगर हम सिर्फ रेडियोथेरेपी और साथ के साथ हफ्ते की कीमोथेरेपी अगर हम देते हैं तो मरीज़ के ठीक होने की संभावना बहुत अच्छी होती है, और स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सो अगर हम समय से डॉक्टर को दिखाएं, कैंसर विशेषज्ञ को दिखाएं और समय से अपना इलाज कराएं, जिसमें रेडियोथेरेपी भी एक पार्ट है, तो मरीज़ के ठीक होने की बहुत अच्छी संभावना रहती है। क्योंकि अगर हम रोहिलखंड कैंसर हॉस्पिटल की बात करें तो लगातार नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, नई मशीनें हैं, नई तरीके की जाँचें हो रही हैं, और तमाम मैंने देखा है कि मरीज़ जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। सो जैसे रेडियोथेरेपी में धीरे धीरे एडवांसमेंट बहुत है। अभी हमारे पास रोहिलखंड कैंसर इंस्टीट्यूट में जो मशीन है वो ट्रूबीम है और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की है, जो कि अभी नॉर्थ इंडिया में एज सच मशीन नहीं है इस तरह की। हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है, जैसे हम सिकाई तो हम पहले रेडिएशन तो हम पहले भी करते थे, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अभी जो हमारे पास मशीन है उसके द्वारा सिकाई करने पे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं,
सिकाई के दौरान भी और सिकाई के बाद भी बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साथ के साथ हम छोटे से छोटे ट्यूमर को भी बहुत ही प्रिसाइज टेक्निक से ट्रीट करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में IMRT, IGRT, SBRT और SRT जैसी जो एडवांस टेक्निक है वो सारी हैं।